हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। क्लास 12th के फिजिक्स के इस वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और कूलाम के नियम पार्ट की जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। ये क्या चीज होती है? विद्युत द्विध्रुव। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, तब इसकी परिभाषा को मैं लिख दूंगा। विद्युत माने विद्युतीय इलेक्ट्रिसिटी, द्वि माने दो, ध्रुव माने ध्रुव। तो हम एक ऐसा निकाय समझते हैं, मान लीजिए ये बिंदु आवेश है और ये भी एक बिंदु आवेश है। इसका मान माइनस है और इसका मान प्लस है, यानी ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, दोनों बिंदु आवेश है। इन दोनों के बीच को मिला देते दूरी। मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु है। इन दोनों आवेशों को जब मिलाया गया तो उस रेखा का ये मध्य बिंदु है, इसको नाम दे दिया हमने O। तो यहां से यानी ऋणात्मक आवेश से O की दूरी हमने मान ली L और O से धनात्मक आवेश की दूरी L। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। और इन दोनों पे आवेश क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी जितना आवेश माइनस होगा उतना ही आवेश प्लस होगा। तो इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। तो उस विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग स्थिति में अलग अलग होगा, यानी जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी प्रबलता अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होगी। मान लीजिए मैं 3 पॉइंट लेता हूं जो कि आपके डेरिवेशन है कोर्स में भी। एक तो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है निरक्षीय रेखा पर और तीसरा किसी भी बिंदु पर। अक्षीय रेखा का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सिस्टम हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव, यही सिस्टम विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। अब इसके अक्षीय रेखा देखते हैं। अक्षीय रेखा पे मान लीजिए यहां से हमने एक सीधी रेखा खींच ली, तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P, तो कोर्स में है ये आपके कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, पहला। और दूसरा है निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय रेखा पर कहां आएगा? यहां आएगा ये। और किसी अन्य बिंदु पे कहां आएगा? यहां आएगा ये P। तो ये तो अक्षीय रेखा हो गई। अक्षीय रेखा पर ये बिंदु P है, ये अक्षीय रेखा पर हो गया, अक्षीय रेखा। ये हो गया निरक्षीय रेखा, और ये हो गया किसी भी बिंदु पर। ठीक। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव होगा, इसकी इन तीनों पे तीव्रता जो होगी विद्युत क्षेत्र की वो अलग अलग होगी। तो यही हमारे कोर्स में है, ये तीनों चीज हमें पढ़ना है। तो इसका डेरिवेशन है वो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में समझा रहा था। तो मैं आशा करता कि विद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो क्या होगा, देखिए। ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, दोनों आवेश समान है और ये मिला दिया। ये मध्य बिंदु O मान लिया हमने, ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस भी L। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? देखिए, विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, निकाय का मतलब सिस्टम है, जिसमें दो बराबर, बराबर का मतलब जितना आवेश माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, दो बराबर व विपरीत
प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी, ये दूरी कितनी होगी, जैसे 0.01 हो गई, 0.001 हो गई, ऐसे बहुत माइनर, यानी बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर, अत्यल्प का मतलब बहुत कम, बहुत कम, ठीक, दूरी पर स्थित है। यानी विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यल्प या अल्प शब्द भी यूज होता है, अल्प मानी बहुत कम, अत्यल्प बहुत कम या अल्प दूरी पर स्थित है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब एक चीज देखिए, परमाणु विद्युत द्विध्रुव है कि नहीं है, चेक करते हैं। परमाणु या एटम, परमाणु में जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार होती है, ये प्लस और ये माइनस, ये पोजीशन देखिए ध्यान से। इसमें दिक्कत क्या आती है कि दो ध्रुव इसमें बन ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि इस माइनस का केंद्र और प्लस का केंद्र दोनों एक ही रेखा पे हो जाता है, यानी इसको बोलते हैं संपाती होना। माइनस का केंद्र और प्लस का केंद्र, ये देखिए दोनों एक ही रेखा पे आ गए, तो दो ध्रुव बने ही कहाँ, दोनों ध्रुव बन नहीं पाए। या एक ऐसे पोजीशन ले लेते हैं, मान लीजिए ये माइनस ये प्लस, तो ये भी एक ही रेखा पे हो गए। तो इस कारण से परमाणु जो है वो विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए मैं समझा दे रहा हूं, आपको बता तो दिया ही सही कि इसका धन ध्रुव और ऋण ध्रुव जो है उसका केंद्र जो होता है एक ही रेखा पे होता है, जिसके कारण वो संपाती होते हैं, तो दो ध्रुव बन ही नहीं पाते हैं, इसीलिए ये परमाणु विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। तो परमाणु में नाभिक, नाभिक यानी धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है। संपाती का मतलब एक ही रेखा पे, जिसके कारण इसमें दो ध्रुव नहीं होता है। अतः परमाणु विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु विद्युत द्विध्रुव क्यों नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि परमाणु विद्युत द्विध्रुव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए हम परमाणु को एक विद्युत क्षेत्र में रख दे रहे हैं। परमाणु को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, यानी उस समय पोजीशन ऐसी आ जाती है ये। अब देखिए दोनों के केंद्र अलग अलग हो गए तो दो ध्रुव बन गए। इस कारण से जब परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो दोनों के जो आवेश है, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष दूर हट जाते हैं, जिसके कारण परमाणु विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। यानी परमाणु को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे
के सापेक्ष दूर हट जाते हैं, जिससे इसमें दो ध्रुव बन जाते हैं। और परमाणु विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो देखिए, परमाणु को विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए हमको इसको विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा। अब अणु चेक करते हैं। अणु जो होते हैं वो विद्युत द्विध्रुव होते हैं। अणु विद्युत द्विध्रुव होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, HCl, NH3, HBr, ये सारे जो हैं वो विद्युत द्विध्रुव हैं। कैसे है? मान लीजिए HCl का चेक करते हैं। H, इसका ये प्लस आवेश, HCl में मान लीजिए ये H है, ये Cl है, तो H पे प्लस आवेश हो गया और Cl पे माइनस आवेश हो गया। तो इसके दो केंद्र हो गए ना, तो ये इसलिए विद्युत द्विध्रुव है। तो अणु जनरली विद्युत द्विध्रुव होते हैं। लेकिन एक चीज है कि इसमें जो नेट आवेश है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस आवेश का मान जितना है उतना ही माइनस आवेश का मान होगा। तो दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? लैप्स कर देंगे, यानी नेट आवेश, कुल आवेश 0 होगा, लेकिन अणु जो है विद्युत द्विध्रुव होगा। अब एक चीज और होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है? मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है, ये -Q, ये +Q, ये इसका सेंटर पॉइंट है O, ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। तो ये क्या होगा? एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वो ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक आवेश यानी Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर Q इंटू 2L, और ये इसकी परिभाषा हो गई कि एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। अब एक चीज देखिए, इसका मात्रक ज्ञात करते हैं और विमा भी ज्ञात करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक P बराबर फार्मूला है Q इंटू 2L। तो Q क्या हो जाएगा? मात्रक क्या होता है? Q आवेश है, मात्रक हो गया कूलाम, 2 का कोई मतलब है नहीं, L दूरी को मीटर में नापते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI यूनिट में मात्रक क्या हो गया? कूलाम इंटू मीटर।
अब इसकी बीमा कैसे निकालेंगे? बीमा देखिए, Q बराबर होता है IT, I गुणे T। तो P बराबर Q की जगह हमने लिख दिया I गुणे T इंटू 2 इंटू L। अब देखिए I क्या है? विद्युत धारा है, इसका बीमा क्या होगी? A। T क्या है? समय है, इसकी बीमा संकेत होता है कैपिटल T। L क्या है? दूरी है, इसकी संकेत होता है L। तो दो का तो कोई मतलब है नहीं, संख्या की कोई बीमा होती नहीं है, तो इसकी बीमा हो जाएगी। देखिए I को हम व्यक्त करेंगे A से, T को व्यक्त किया T से, कैपिटल T से समय को, और दूरी L को व्यक्त किया कैपिटल L से। तो इसकी बीमा हो जाएगी LTA। यही बीमा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की होगी। तो मैं आशा करता हूं कि जो चीज मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस वीडियो का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। आपको मैं इसीलिए समझा के कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए केवल किताबी डेफिनेशन देने से आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ और फिर डेफिनेशन भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को थोड़ा लाइक भी किया करिए। इसी के साथ थैंक यू।